एपिसोड 4 डेविल्स इनोसेंट लव। सर्वेंट ने दोनों लड़ते भाइयों को अलग किया। अथर्व को काफी चोट आई थी। वहीं अरशद ने अनन्या की तरफ देखा, वो वहां नहीं थी। उसने गुस्से में अपने आसपास खड़े सर्वेंट के शर्ट को पकड़कर कहा, अनन्या कहाँ गई? डरते हुए सर्वेंट ने जवाब दिया, बड़े मालिक आए थे, वो अनन्या को अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। यह सुनते ही अरशद ने सर्वेंट को छोड़ दिया और दौड़ते हुए पैलेस की तरफ आ गया। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर ये सुनकर हैरान हो गया। अरशद हाँफ रहा था, वो बहुत जल्दी में था और कार में भी बैठ चुका था। वहीं ड्राइवर अभी भी कार के बाहर खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसकी नज़रों में तो अरशद एक 13 साल का बच्चा था। अगर वो बिना परमिशन के बाहर ले गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अंदर बैठो और कार स्टार्ट करो। विंडो से बाहर देखते हुए अरशद ने दांत पीसते हुए कहा। तो नौकर बोला, अरशद बाबा आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बड़ी मैडम से परमिशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर नौकर पैलेस के अंदर जाने लगा। अरशद ने उसे घूर कर देखा, फिर अपने स्मार्ट वॉच से किसी को कॉल किया। फ़ोन रिसीव होते ही उसने कहा, फॉरेन पैलेस के बाहर मिलो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और बिना दूसरी तरफ की बात सुने उसने कॉल काट दिया। हॉस्पिटल में अनन्या वार्ड के अंदर थी। बाहर अनन्या की मां संगीता जी रो रही थी। वहीं अरशद के दादाजी महेंद्र सिंघानिया वार्ड के बाहर चक्कर लगा रहे थे। वो संगीता जी से भी ज़्यादा परेशान थे। महेंद्र सिंघानिया हॉस्पिटल में है, ये बात हॉस्पिटल के हेड को पता लगते ही उसने उनके हॉस्पिटल में आने की वजह मालूम की। महेंद्र सिंघानिया एक सर्वेंट की बेटी को लेकर हॉस्पिटल आए हैं। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। इस बात को कन्फर्म करते हुए उसने एक बार फिर से अपने असिस्टेंट से पूछा, तुम श्योर हो कि वो लड़की एक सर्वेंट की ही बेटी है? तो असिस्टेंट बोला, यस सर। आपकी तरह मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उनके साथ आए ड्राइवर और सर्वेंट से पूछा और उन दोनों ने भी यही बात कही। सब कुछ सुनकर हॉस्पिटल के हेड ने कहा, ओके, तुम जाओ और उनका ध्यान रखो, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो लड़की मेक श्योर वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस पर असिस्टेंट ने कहा, यस सर, और वो वहाँ से चला गया। वार्ड का दरवाज़ा खुला। एक महिला डॉक्टर वार्ड से बाहर आई। उसको देखते ही महेंद्र जी ने पूछा, वो कैसी है? डॉक्टर को महेंद्र सिंघानिया के बारे में नहीं पता था। डॉक्टर काफ़ी सीरियस लग रही थी। उसने कहा, अभी वो ठीक है, आप मेरे केबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पर महेंद्र सिंघानिया ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगा। संगीता जी अनन्या से मिलने वार्ड के अंदर जाने लगी। तभी वार्ड के बाहर आते हुए नर्स ने कहा, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकती, उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है। नर्स अपनी बात कहकर वहां चली गई। संगीता जी दरवाजे पर लगे कांच के वार्ड के अंदर देख पा रही थी। अनन्या बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। अचानक से संगीता जी को डॉक्टर की बात याद आई और वो उनके केबिन की तरफ जाने लगी। केबिन के अंदर महेंद्र जी डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट उनके आगे करते हुए कहा, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, उन्हें इंटरनल चोट आई है, वोकल कार्ड एंड वोकल लिगामेंट दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसे में पेशेंट को आगे चलकर बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो जितना कम बोलेगी उसके वोकल के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर वो अपने वोकल पर ज़्यादा लोड देगी और उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया तो वो अपनी आवाज़ हमेशा के लिए कहते कहते डॉक्टर रुक गए। महेंद्र जी चिंता से बोले, इसका कोई इलाज तो होगा, आप उसका ट्रीटमेंट करिए। ट्रीटमेंट में जितना पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूँ, आप कुछ भी करके उस बच्ची को ठीक करिए। इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं आपकी हालत समझती हूँ, लेकिन यहाँ बात पैसों की नहीं है। वोकल बॉडी के एक सेंसिटिव पार्ट है, हम इलाज में कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। महेंद्र जी ने डॉक्टर की बात सुनी और उसे समझ भी रहे थे। थोड़ा रुकते हुए उन्होंने पूछा, उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पेशेंट की कंडीशन 6 मंथ इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन वो जब भी बोलेगी उसके गले में दर्द रहेगा। ऐसे में वो जितना कम बोले उतना ही अच्छा होगा। ऐसे में वो जल्दी रिकवर करेगी। अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूँ तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक होने से कम 5 साल लग जाएंगे। महेंद्र सिंघानिया उठकर बाहर आ गए। बाहर आते हुए उन्हें के जहन में कुछ समय पहले का सीन चल रहा था। जब वो सर्वेंट क्वार्टर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा धक्का लगने से अनन्या सीमेंट के टूटे फ्लावर पॉट पर जा गिरी। पॉट टूटा होने के कारण अनन्या के सिर और गले दोनों पर चोट लग गई थी। वार्ड के बाहर ही उन्हें संगीता जी मिली।
उनके चेहरे से लग रहा था उन्होंने डॉक्टर और उनके बीच हुई सारी बातें सुन ली। महेंद्र जी ने कहा, मेरे पीछे आओ। संगीता जी बिना कुछ कहे उनके पीछे चली गई। एक खाली वार्ड में महेंद्र सिंघानिया खिड़की के पास खड़े थे और वो बाहर देख रहे थे। वहीं संगीता जी उनके बोलने का इंतजार कर रही थी। उनके आंसू सूख चुके थे, फिर भी उनका दर्द का अंदाजा उन्हें देखकर लगाया जा सकता था। महेंद्र जी ने गंभीरता से कहा, आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। तुम अच्छे से जानती हो कि एक एक्सीडेंट था, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। चाहकर भी हम उसे बदल नहीं सकते। इतना बोल वो संगीता जी की तरफ मुड़े और आगे बोले, तुम्हारे पिताजी मेरे डैड के ड्राइवर थे। उन्होंने सालों तक मेरे डैड के पास काम किया था। यही सोचकर मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें सिंघानिया पैलेस में काम करने और रहने की जगह दी, और अब मैं तुम्हारी बेटी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते हुए महेंद्र जी ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, तुम भी अच्छे से जानती हो अरशद तुम्हारी बेटी के साथ अटैच हो चुका है। उसने आज तक अपने दोनों बहनों की उतनी परवाह नहीं की जितना वो तुम्हारी बेटी की करता है। आज उसने तुम्हारी बेटी के सिर पर चोट देखा और सब कुछ भूलकर अपने सगे भाई को एक दुश्मन की तरह मारने लगा। तुम खुद ही सोचो, अगर उसे तुम्हारी बेटी की हालत के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कभी भी अनन्या के कंडीशन के बारे में अरशद को पता चलने नहीं दोगी। मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। डॉक्टर हर महीने उसका चेकअप स्कूल में ही कर लिया करेंगे। महेंद्र सिंघानिया की बातों से लग रहा था वो अनन्या और उसकी माँ पर एहसान कर रहे। अपनी बात पूरी करके वो वार्ड से बाहर चले गए। अनन्या की माँ वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। महेंद्र जी की बात मानने के सिवा उसके पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद अरशद हॉस्पिटल आया। उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल ड्रेस में 2 आदमी थे। उनकी उम्र 25 के आसपास लग रही थी। महेंद्र सिंघानिया उन दोनों आदमियों को पहचानते थे। वो दोनों आदमी एडी के खास आदमी थे। उन्होंने अरशद को देखा और उनके माथे पर पसीना आने लगा। अरशद उनके पास आते हुए बोला, दादाजी अनन्या कहाँ है। महेंद्र जी ने जवाब दिया, वो ठीक है। यह सुनकर अरशद की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, क्या मैंने आपसे पूछा वो कैसी है? नहीं ना, तो आप मुझे सिर्फ उतना बताइए जितना मैं पूछ रहा हूँ। बताइए अभी वो किस वार्ड में है। इस वक्त अरशद को देखकर महेंद्र जी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। उन्हें पता था वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे अरशद से सच छुपाकर, लेकिन इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर अरशद को अनन्या की कंडीशन की भनक लग जाती तो वो अथर्व को जिंदा दीवार में चुनवा देता। बिना कुछ बोले उन्होंने अनन्या के वार्ड की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। अनन्या पहले से ही वीआईपी वार्ड में थी। अरशद दरवाजा खोलकर अंदर आया और अनन्या के बगल के चेयर पर बैठ गया। अनन्या के सिर पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें बंद थी। अरशद ने कुछ देर ध्यान से उसे देखा, फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और कमरे के बाहर आ गया। उसने अपने साथ आए आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, फिर महेंद्र जी के पास जाकर कहा, आंटी कहाँ है? वो भी तो आपके साथ आई थी। महेंद्र जी ने अरशद को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़ी तमीज से बात नहीं कर सकते? इस पर अरशद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मुझे आपके सामने फिर नाटक करने की ज़रूरत है? यह सुनकर महेंद्र जी की बोलती बंद हो गई। अरशद ने संगीता जी को आते हुए देखा और उसके पास जाकर कहा, आंटी आप अनन्या की चिंता मत करिए, उसे कुछ नहीं होगा। मेरे दादाजी के पास बहुत पैसा है, वो अनन्या का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएंगे। मैंने सही कहा ना दादाजी? ये लड़का जानबूझकर मुझे हर वक्त चिढ़ाता रहता है, महेंद्र जी ने मन में कहा और अरशद की तरफ देखते हुए उन्होंने सिर हिला दिया। संगीता जी ने महेंद्र जी को देखा, फिर अरशद से कहा, मैं अनन्या को देख कर आती हूँ। जी, अरशद ने कहा और अपने दादाजी के पास आकर बैठ गया और सीरियस टोन में बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर दादाजी उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, द ग्रेट माफिया लीडर मिस्टर एडी मुझसे बात करना चाहता है। अरशद ने उनके मजाक पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीरियसली कहा, मैं चाहता हूँ आप अनन्या का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दीजिए। इस पर दादाजी ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम उस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? अरशद ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। दादाजी ने कहा, तुम खुद भी उसका एडमिशन मुंबई के बेस्ट स्कूल में करा सकते हो, फिर तुम ये मुझे करने को क्यों बोल रहे हो? वैसे तो दादाजी को इन सब के बारे में पहले ही पता चल चुका था।
वो तो अनन्या और उनकी माँ को सिंघानिया पैलेस से निकाल देना चाहते थे, पर वो अरशद को भी अच्छे से जानते थे। अगर उन्होंने ऐसा करने का भी सोचा तो अरशद उन्हें आसानी से नहीं जाने देगा। अरशद ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ ये आप करें। अगर आप ये सब करेंगे तो कोई भी अनन्या और आंटी से इस बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा। महेंद्र जी ने अरशद की बात मान ली। कुछ समय बाद अरशद के साथ आए दोनों आदमी उसके पास आए। उन्होंने अरशद को एक फाइल दी और वहाँ से चले गए। दादाजी ने एक तिरछी नज़र फाइल पर डाली। ये अनन्या की मेडिकल रिपोर्ट थी। वैसे तो दादाजी ने फेक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने का बोल दिया था, फिर भी वो अंदर से काफ़ी डरे हुए थे। अरशद ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी डॉक्टर चाहती थी अनन्या 2 दिन तक हॉस्पिटल में रुके, क्योंकि वो काफ़ी वीक है। अरशद को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर उसे याद आया कैसे अनन्या चलते चलते लुढ़क जाती है, कोई उसे हल्का सा धक्का दे दे तब भी वो खुद को संभाल नहीं पाती। यह सब सोचते हुए अरशद मुस्कुराने लगा। उसे भी लगा अनन्या को 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहने देना चाहिए। वहीं अरशद को मुस्कुराता देख दादाजी ने चैन की सांस ली। 2 दिन बाद अनन्या को डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर ने उसने बोलने को मना कर दिया था और हल्का खाने को कहा था जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इसका साफ मतलब था अनन्या को कई सालों तक हल्का खाना ही खाना पड़ेगा। अगर वो बोलेगी तो उसके गले पर असर होगा और उसे ठीक होने में और टाइम लगेगा। अनन्या का एडमिशन स्कूल में करा दिया गया। अरशद भी पैलेस वापस आ गया। दादाजी ने अनन्या की कंडीशन के बारे में अथर्व को बताया। अथर्व ये जानकर गिल्टी फील करने लगा था। उस दिन से उसने अरशद के कमरे में जाना और उससे बेवजह का कॉम्पिटिशन करना बंद कर दिया। अरशद के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो रोज अनन्या से नहीं मिल पाता था, लेकिन वो हर संडे उससे मिलने सर्वेंट क्वार्टर जाता था। सर्वेंट क्वार्टर के जिस कमरे में अरशद रहता था उसे रिनोवेट कर दिया गया था और अब उस कमरे में अनन्या रहती थी। अनन्या के पास वो सभी चीज़ें थी जो एक अमीर लड़की के पास होनी चाहिए। अनन्या पूरे हफ्ते शांत रहती थी। संडे के वो 2 घंटे जब अरशद उससे मिलने आता था तो वो सिर्फ तभी बोलती थी, वो भी बहुत कम। सैटरडे को पूरी सिंघानिया फैमिली फार्म हाउस चली जाती थी, सिवाय अरशद और अथर्व के। वो संडे रात में वापस आते थे, इसलिए सिंघानिया फैमिली को अरशद और अनन्या के बारे में कभी पता नहीं लगा। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इनोसेंट लव।